रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे इस चीज का भी ध्यान रखते हैं कि हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, हम रिजर्व और प्रॉफिट और लॉसेस का ट्रीटमेंट करते हैं, तो साथ में हमें क्या याद रखना होता है कि जितनी भी हमारी मशीन है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, लाइबिलिटीज हैं, क्रेडिटर्स हैं, उन सबको भी हमें क्या करना होता है बेटा, उनकी रिवाइज वैल्यू लिखनी होती है। पुरानी वैल्यू को हमें इग्नोर करना होता है, खत्म कर देना होता है, हमें नई वैल्यू लिखनी होती है। और जब बेटा हम पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू के बीच में कंपेरिजन कर रहे होते हैं, जब हम इसकी मार्केट वैल्यू या रिवाइज वैल्यू चेक कर रहे होते हैं और बुक वैल्यू के बीच में कंपेरिजन कर रहे होते हैं, तो इन दोनों के बीच में या तो प्रॉफिट निकल कर आता है या फिर लॉस, या ऐसी सिचुएशन भी होती है जहां पे ना प्रॉफिट हुआ हो ना ही लॉस हुआ हो, पॉसिबल है। लेकिन फिलहाल अब मान लो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस। और बेटा यहां पे जितने भी प्रॉफिट और लॉस होंगे, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे एसेट और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाएगा, मार्केट लेवल पे जाके दोबारा से रीचेक किया जाएगा, तो इसमें होने वाले प्रॉफिट और लॉस को कहां रिकॉर्ड कर दिया जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट वो अकाउंट होता है जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे आता है, कहता है कि जितनी भी एसेट और लाइबिलिटीज रिवैल्यूड हो रही हैं, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट लाइबिलिटी आपके पास मिल रही है, आप उसको रिकॉर्ड करो, उससे होने वाले फायदे और नुकसान को मुझ में रिकॉर्ड करो। नई वैल्यू को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करो। कौन सी बैलेंस शीट में? नई बैलेंस शीट में। और उस बैलेंस शीट में लिखने के लिए पुरानी और नई वैल्यू के बीच के जो डिफरेंसेस आए, प्रॉफिट या लॉस नजर आए, उसको आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख दो। फिर वही रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नेट अमाउंट निकाल के, या तो नेट फायदा आपको हुआ होगा, या तो नेट प्रॉफिट हुआ होगा रिवैल्यूएशन से, या नेट लॉस हुआ होगा, एक नेट अमाउंट जो आपने चेक किया होगा। और उस प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स के बीच में बांट दो कि ये तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस बनता है। अगर आप इसको ना करते ऐसा, तो ये प्रॉफिट और लॉस मर जाता और ये फ्यूचर में ही चला जाता। तो फ्यूचर में कोई भी बेनिफिट ना तो किसी को एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, ना ही किसी को बेवजह का नुकसान होना चाहिए। इस वजह से क्या किया जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर जर्नल एंट्री बना के उसको क्या कर लिया जाता है? खत्म कर दिया जाता है। बेटा बात आती है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है बेटा एक टी शेप फॉर्मेट के साथ, क्योंकि अकाउंट है तो टी शेप फॉर्मेट। और आपको इसमें लिखना होगा पापा, PATA, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो इस तरीके से आप एक अकाउंट का फॉर्मेट बना देंगे, और जितने भी अकाउंट होते हैं उनका यही फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, तो आपने एक फॉर्मेट बना दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट का। रिवैल्यूएशन अकाउंट कह रहा है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन करते वक्त आपको मार्केट में जब अपनी एसेट को रिवैल्यूड करोगे, मार्केट में जाके चेक करोगे और उसकी रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड करोगे, तो पुरानी वैल्यू रिवाइज वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होगा, या तो वो प्रॉफिट होगा या फिर वो लॉस होगा। और उस प्रॉफिट और लॉस को आप कहां लेके जाओगे? आप पार्टनर्स के बीच में डायरेक्ट मत बांटना। जैसे मशीन बेच के फायदा हुआ, चलो पार्टनर ने कहा चलो इस प्रॉफिट को बांट लेते हैं। बिल्डिंग को बेचने से, सॉरी फर्नीचर को रीचेक करने से हमें नुकसान हुआ, हमने कहा इस लॉस को बियर कर लेते हैं। तो बार बार क्या कर रहे हैं? अब इसी में लगे पड़े हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन इधर चल रहा है, हर दिन जाते हैं मार्केट में और रोज प्रॉफिट लॉस बांटने बैठ जाते हैं। नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट कहता है कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया हूं। तुम्हें हर एक चीज से रिलेटेड प्रॉफिट और लॉस को बार बार ना बांटना पड़े, आप मेरे पास लिखते चलो, और जब इकट्ठा हो जाएगा, नेट अमाउंट आ जाएगा, उसको या तो बांट लेना या अगर लॉस हो जाए तो दे देना। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए बनाया गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। देखो कैसे करना है बेटा, सोचना कि अगर मेरी मशीन इंक्रीज होती, अगर मेरी मशीन 50,000 से, मेरी मशीन 50,000, मैं इधर लिख रहा हूं बेटा बुक वैल्यू, और इधर लिख देता हूं मार्केट वैल्यू, रिवाइज वैल्यू बोलते हैं जिसको। मेरी बुक वैल्यू 50,000 है मशीन की, और मशीन 50,000 से बेटा 40,000 हो गई। मुझे बताओ, अगर 50,000 की मशीन 40,000 हो गई तो बुक में तो अब 40 लिखी जाएगी। पिछली बैलेंस शीट 50,000 शो कर रही है, इस बैलेंस शीट में 40, अपने आप 10,000 रुपये तुरंत कम हो गए बैलेंस शीट में से, क्योंकि उसे मैंने मार्केट में जाके चेक कर लिया। क्या करोगे? तो ये कहोगे कि भैया मार्केट में तो वो बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट में तो 40,000 ही दिखाएंगे, लेकिन दोनों के बीच में हुआ वाला नुकसान को किस अकाउंट में भेजना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। बेटा बताओ, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट लगाओ। अगर आपको नो लॉस होता था तो जितने भी लॉस होते थे वो किधर की तरफ लिखे जाते थे? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? आप कहोगे डेबिट साइड। P&L अकाउंट में लॉस और एक्सपेंस किधर जाते थे? डेबिट साइड। तो यहां पे भी कहां लिखे जाएंगे बेटा? डेबिट साइड। तो मैं यहां पे लिखूंगा डिक्रीज इन एसेट। अगर मेरी कोई एसेट डिक्रीज होती है तो मैं उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में किधर की तरफ लिखूंगा? डेबिट साइड लिखूंगा। ओके, अगर यही एसेट मेरी इंक्रीज हो जाती, बिल्डिंग, फर्नीचर, कोई भी मेरी एसेट है, वो 50,000 की जगह 70,000 हो जाए, 60,000 हो जाए, 55,000 हो जाए, एप्रिसिएशन हो जाए, तो आप मुझे बताओ, अगर आपकी एसेट बढ़ती है तो 20,000 रुपए का आपको फायदा हो जाएगा। यहाँ पे 50,000 का अमाउंट अगर 70,000 का बन जाए अपने आप, तो हमारी बैलेंस शीट में तो 50 था लेकिन 70 हो गया नई बैलेंस शीट में, तो जो 20,000 रुपीज इंक्रीज हुआ, ये मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा।
और बेटा प्रॉफिट हो जाएगा तो मुझे किधर की तरफ लिखना होगा, क्रेडिट साइड, इंक्रीज इन एसेट्स। ओके, तो मैंने लिख दिया एसेट अगर बढ़ रही है तो रिवॉल्यूशन में क्रेडिट साइड जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि रिवॉल्यूशन में क्रेडिट साइड हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एसेट बढ़ना मेरे लिए प्रॉफिट और प्रॉफिट होना मुझे रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करना होगा, क्योंकि प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट का होता है। ऐसे ही बेटा अगर मेरी एसेट कम हो रही है तो मेरा लॉस हो रहा है, और मेरा लॉस जो होगा वो मुझे डेबिट साइड लिखना होगा, क्योंकि मेरे लॉस का नेचर डेबिट का होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट पे आए तो हम कहते हैं कि बेटा लाइबिलिटीज को उठा लो। लाइबिलिटीज भी तो हो सकती हैं, उधारियां। कहते हैं 10,000 रुपए की उधारी, 10,000 रुपीज की लाइबिलिटी पुरानी बैलेंस शीट में थी, अब ये 8,000 रह गई। मतलब बेटा जिसके पास 2,000 रुपए थे, मतलब किसी से मैंने 2,000 रुपए उधार लिए हुए थे, वो क्या कह रहा है? वो कहता है मैंने तेरे ऊपर पैसे छोड़ दिए, जा मुझे मत पैसे दियो। कोई रीजन रहा होगा, कुछ मैंने दिया नहीं है। लाइबिलिटी पे करते हैं तो लाइबिलिटी कम होती है, तो कभी कभी कोई हम पे पैसे छोड़ देता है तो भी लाइबिलिटी कम हो जाती है। तो बेटा 10,000 रुपए की लाइबिलिटी वाला कहता है जा मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने कहा लाइबिलिटी बिना पैसे दिए उतर गई, मेरा इससे अच्छा फायदा क्या हो सकता है? मतलब जिस लाइबिलिटी को, लाइबिलिटी का मतलब ही क्या होता है? ऑब्लिगेशन अगेंस्ट एसेट। ऐसी जिम्मेदारियां जो मुझे कैश दे के या मेरी कोई एसेट दे के चुकानी होती हैं और वो बिना कुछ दिए अगर खत्म हो जाती हैं, इससे बड़ा फायदा तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। और अगर मेरा ये प्रॉफिट हो गया तो बताओ प्रॉफिट को क्रेडिट साइड, तो मतलब अगर डिक्रीज हो जाती है मेरी लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन लाइबिलिटी को भी मुझे किधर की तरफ शो करना होता है? क्रेडिट साइड। तो इसका बेटा उलट, अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है तो नुकसान हो गया और लॉस हो गया तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो बेटा लास्ट में क्या होता है? एक और चीज ध्यान से समझ लेना कि जब रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे होते हैं तो सारी एसेट लाइबिलिटी को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो इसी रिकॉर्डिंग में चेकिंग के दौरान, सुपरविजन के दौरान, फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान कभी कभी हमें कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट या लाइबिलिटी भी पता चल जाती हैं, जो पुरानी बैलेंस शीट में नहीं लिखी होती लेकिन हमें नई बैलेंस शीट में लिखनी होती हैं। तो जब वो पिछली बैलेंस शीट में नहीं रिकॉर्डेड थी लेकिन अब उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, तो बताओ एसेट अगर रिकॉर्ड की जाएगी तो एसेट बढ़ेगी, क्योंकि पिछले साल वो नहीं थी तो पिछले साल की बैलेंस शीट में एसेट कम थी, अब लिखी जाएगी तो एसेट बढ़ जाएगी। और अगर लाइबिलिटी नहीं लिखी हुई थी तो इस बार लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो कभी कभी बेटा अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाए तो समझ जाना आपके कभी कभी आपको अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाए तो समझ लेना आपको क्या करना है? एसेट को इंप्रूव करना है। और एसेट इंप्रूव हो रही है तो इसका मतलब हमारा फिर से फायदा हो रहा है, क्योंकि एसेट का बढ़ना हमारा फायदा। तो अनरिकॉर्डेड एसेट किधर की तरफ लिखी जाएंगी बेटा? लाइबिलिटी क्रेडिट साइड। और अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिल गई तो मुझे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी पिछली बार तक तो मुझे लग रहा था कि कम है, लेकिन जैसी कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आई तो मुझे लगा यार तो नुकसान हो गया, क्योंकि अब तो पैसा और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और लॉस हो गया तो मुझे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को कहां लिखना होगा? डेबिट साइड। बस जी, यही सिचुएशन हो सकती है। अब इन सिचुएशन के बाद अब टोटल इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो प्रॉफिट में से लॉस घटाओ, अब जो अमाउंट बचता है उस प्रॉफिट को क्या कर दो? बांट लो। कहते हैं अब जो प्रॉफिट बचा इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर लो। और बताओ बेटा किस रेशियो में बांटना चाहिए मुझे? ये जवाब मुझे आप देंगे कि अगर मेरा रिवॉल्यूशन अकाउंट से कोई प्रॉफिट या लॉस निकल कर आया तो मुझे इसे ओल्ड रेशियो में बांटना चाहिए या मुझे इसे न्यू रेशियो में बांटना चाहिए? तो सारे बच्चों का जवाब होगा ओल्ड रेशियो में बांटना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया पुरानी एसेट थी, पुराना हिस्सा लगा हुआ है, अभी तो बैलेंस शीट शुरू ही नहीं हुई नई वाली, सिर्फ पुरानी चीजों को नया करके लिख रहे हैं, लेकिन उससे होने वाला फायदा नुकसान तो पुराना ही है। तो पुराना है तो किस रेशियो में बटना चाहिए? ओल्ड रेशियो में। तो बेटा जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको किस रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे हम? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड। ऐसी बेटा अगर इधर लॉस हो जाता तो इसको भी किस रेशियो में बांटते? ओल्ड। अब आप कहोगे भैया कि सर इसमें तो क्वेश्चंस भी जर्नल एंट्री भी पूछ ली जाती हैं। हाँ जी बेटा, तो अब आपने जब अकाउंट बनाना सीखा तो आपका अगला क्वेश्चन होगा कि इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज भी आती हैं, और जर्नल एंट्री जहां पे आ जाती है वहां पे दिमाग क्या हो जाता है? चौक मार जाता है, मतलब दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो हमने कहा बेटा आपका दिमाग काम करना बंद ना करे, आपका दिमाग काम करता रहे, हम आपको सिखाएंगे जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं। अब जर्नल एंट्री बेटा अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हो कि किस तरीके से जर्नल एंट्री बनती थी, तो वो तो 11th का कॉन्सेप्ट है बेटा, जहाँ पे आपने ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न अप्रोच से सीखा होगा, मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच सीखी होगी। मॉडर्न अप्रोच में क्या करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या करते हैं, कौन से गोल्डन रूल लगाए जाते हैं, डेबिट इनको इंक्रीज करना है तो डेबिट, डिक्रीज करना है तो क्रेडिट, ये काम बेटा आप जर्नल एंट्री की जो हमारी क्लास है उसमें देखेंगे।
तो बात आ जाती है ये कि अब हमें जर्नल एंट्री अगर वो से अप्रोचेस से नहीं आती तो मैं बेटा उन बच्चों की भी बात करूंगा जिनको जर्नल एंट्री नहीं आती वो कैसे सीखें, और जिनको जर्नल एंट्री आती है वो भी इस अप्रोच को लगाएं, तो उससे वो जो उनको मेथड आता है वो भूलेंगे नहीं, बल्कि उनको और एक्सपर्ट हो जाएंगे कि क्या ये तरीके से उनको जर्नल एंट्री बनानी आएगी। तो बेटा बचपन में सीखा करते थे, जब आप छोटे बच्चे हुआ करते थे तो आपको 11th क्लास के टीचर ने बता दिया था, छोटे बच्चों का मतलब बेटा कॉमर्स की पहली जो सीडी थी वो 11th क्लास थी, बताया था कि बिना जर्नल एंट्री के अकाउंट नहीं बनते। अब हम आपको बताते हैं कि जब अकाउंट बनाना अगर आ जाए किसी तरीके से, तो अकाउंट तो बनाना आ गया कि रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या लिखना है, जब भी एसेट बढ़ रही है लायबिलिटी घट रही है, एसेट बढ़ रही है, और एसेट डेबिट साइड क्या लिखना है, तो एसेट अगर डिक्रीज हो रही है तो नुकसान, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो नुकसान, लाइबिलिटी अगर कोई अनरिकॉर्डेड है तो नुकसान। तो जब भी लॉस हो रहा है तो मैं डेबिट साइड लिख रहा हूं, जब भी प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड लिख रहा हूं। अगर मुझे अकाउंट बनाना आ गया तो बेटा जर्नल एंट्री बनाना उससे भी आसान है। अकाउंट बनाने के लिए दिमाग लगाना पड़ रहा है, एंट्री बनाने के लिए दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि अकाउंट बनाने में दिमाग लगा दिया, एक बार काम कर लो आराम से बैठ के खाओ, वो वाला मैटर है। चेक करके दिखाता हूं, देखो पहला, अगर मैं कहूं इंक्रीज इन एसेट्स, अगर मैं कहूं कि तुम सा हसी, नहीं गाने की बात नहीं चल रही, अगर मैं कहूं कि इंक्रीज इन एसेट, अगर एसेट में इंक्रीमेंट हो रहा है तो बेटा याद करो, अगर एसेट बढ़ती थी तो कहां लिखा करते थे रिवॉल्यूशन अकाउंट में, रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्योंकि भैया एसेट का बढ़ना हमारा फायदा और हमारा फायदा रिवॉल्यूशन में क्रेडिट साइड आता है। तो बेटा यही चीजें अप्लाई कर दो, अगर अकाउंट में क्रेडिट साइड तो जर्नल एंट्री में भी रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट कर दो। ओ माय गॉड, ये पॉसिबल है, मैंने कहा पॉसिबल है। आप एंट्री से अकाउंट बनाते हो, मैं अकाउंट से एंट्री बनवा रहा हूं, दिक्कत क्या है? मैंने कहा अगर एसेट बढ़ती है तो रिवॉल्यूशन में क्रेडिट साइड लिखा जाता है, मैंने कहा एंट्री में भी रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट ही कर देना इस सिचुएशन में। और रिवॉल्यूशन अकाउंट क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि कोई एसेट थी जिसका नाम फर्नीचर मशीनरी, उस फर्नीचर मशीन को डेबिट कर देना, तो एंट्री बन गई सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन, अगर वो बढ़ रही है। मैं कहता हूं जिन बच्चों को अकाउंट्स जिनको एंट्री मेथड से बनानी आती है, एक बार उन बच्चों के लिए भी हल्का सा मेथड हो जाए। मॉडर्न अप्रोच लगाता हूं बेटा, मैं कौन सा अप्रोच लगा रहा हूं? मॉडर्न अप्रोच लगाता हूं। जरा सुनना, अगर मेरी एसेट बढ़ रही है तो मॉडर्न अप्रोच कहती थी एसेट क्या होती है, एसेट एक डेबिट का बैलेंस रखती है। एसेट का नेचर कैसा होता है? डेबिट का। अगर डेबिट का नेचर होता है और एसेट अगर मेरी इंक्रीज हो रही है तो मेरा फायदा, और डेबिट को इंक्रीज करने के लिए डेबिट ही किया जाता है, तो मैंने कहा सन्ड्री एसेट को डेबिट कर दिया मॉडर्न अप्रोच से। और मैंने कहा अगर एसेट इंक्रीज हो रही है तो मेरा प्रॉफिट, और जितने भी प्रॉफिट होते हैं उनका नेचर क्रेडिट का होता है, और प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है तो प्रॉफिट को बढ़ रहा है तो क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट ही किया जाता है। तो मैंने रिवॉल्यूशन नाम से प्रॉफिट को रिकॉर्ड किया है यहाँ पे। आप कहोगे डेबिट क्रेडिट बढ़ रहा है घट रहा है इतना, हाँ बेटा मॉडर्न अप्रोच में यही तो सोचते हो, एसेट इंक्रीज हुई तो डेबिट, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट। कुछ बच्चे कहते हैं मॉडर्न अप्रोच तो हमें पता नहीं, ट्रेडिशनल अप्रोच हमें बहुत अच्छे से आती है। मैंने कहा ट्रेडिशनल अप्रोच लगा दो। एसेट कहां जाती है? रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर आपकी एसेट बढ़ रही है मतलब आपकी एसेट आ रही है और आपके पास इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज हो रही है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, सन्ड्री एसेट को डेबिट कर दिया। आपने कहा फायदा हुआ, आप मुझे बताओ बेटा अगर फायदा हुआ, आपको प्रॉफिट हो गया तो नॉमिनल अकाउंट हो गया, और नॉमिनल अकाउंट कहता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इनकम छोड़ दो, गेन, जितने भी गेन होते हैं, प्रॉफिट जितने भी होते हैं उनको क्रेडिट करना, तो क्रेडिट कर दिया हमने अपने प्रॉफिट को रिवॉल्यूशन के थ्रू। आप बताओ इस एंट्री को पोस्ट कर लो, रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाना, और किस नाम से लिखना? एसेट के नाम से लिखना। बताओ एंट्री बनाने के बाद आप पोस्टिंग करते थे, हमने कहा पहले अकाउंट सीखो उससे एंट्री बनाओ। क्लियर? ओहो यस। तो एंट्री बनाएगी, एंट्री बनेंगी खुद ब खुद, हमें सीखने हैं सिर्फ अकाउंट बनाने हैं, हमें चलना है सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने। एंट्री तो जब मार के बन के जाएगी, अपने आप बन के जाएगी, कोशिश नहीं करनी, कोशिश नहीं करनी। तो बेटा हमने कर दिया इंक्रीज इन एसेट। मैं कहता हूं बेटा डिक्रीज इन एसेट। मेरे बच्चों तुम खुद बनाओगे एंट्री। अब उन बच्चों को भी एंट्री बनानी आ गई जिन्होंने मॉडर्न और ट्रेडिशनल अप्रोच ही नहीं पता। उन बच्चों ने एंट्री बनानी सीख ली जिनको डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट कौन से अकाउंट का रूल होता था उनको ये नहीं पता, लेकिन वो एंट्री बनाएंगे। एंट्री ऐसे बनाएंगे, कैसे? डिक्रीज इन एसेट। एसेट अगर घट रही है, एसेट घट गई तो लॉस, लॉस हो गया तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में डेबिट,
रिवॉल्यूशन अकाउंट में डेबिट, ओके, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट, एंट्री में भी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट। बेटा अब 12th क्लास में जर्नल एंट्री का क्वेश्चन कोई भी आ जाए तो मुझे उसका अकाउंट पता होना चाहिए, एंट्री खुद बनाऊंगा। अब कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अकाउंट सीख के गए, पेपर में आ गई जर्नल एंट्री और वहां पे जाके कुछ नहीं हुआ, खाली बैठे हैं, सिर खुजा रहे हैं कि सीख के तो अकाउंट आए, मास्टर जी ने तो अकाउंट ही अकाउंट सिखा दिए हैं, एंट्री तो सिखाते ही नहीं है मास्टर जी कोई भी, और एंट्री नहीं सिखाते और एग्जाम में एंट्री आ जाती है तो बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है वहां पे। अब नहीं, सीखो अकाउंट, बनाओ एंट्री, आने चाहिए अकाउंट एंड बनेंगी एंट्री। मतलब जर्नल एंट्री इतनी सरल हो गई? बेटा इतनी सरल है, मैं क्या करूँगा, तो मैंने खुद थोड़ी बनाई है, किसी ने बनाई थी, हमारे पूर्वजों ने, हम तो पढ़ रहे हैं और हमें पता है कि आसान है। चलिए दूसरा, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट क्यों किया? क्योंकि भैया किसी एसेट का जिक्र हुआ था, उस एसेट को कम कर दिया गया था, उस एसेट से मुझे नुकसान हुआ था। मैंने कहा ठीक है बेटा, रिवॉल्यूशन में डेबिट साइड है तो जर्नल एंट्री में रिवॉल्यूशन डेबिट और सन्ड्री एसेट क्रेडिट। वेल डन। मैं कहता बेटा अगर कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, आपने कहा लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है, मेरी लाइबिलिटी बेफालतू में बढ़ रही है, बेफालतू में नहीं बढ़ेगी बेटा, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। अब लाइबिलिटी अगर मेरी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब मुझे तो लॉस हो रहा है, और अगर लाइबिलिटी बढ़ने से मुझे लॉस हो रहा है तो जितनी भी लॉस हैं, अभी भैया ने बताया था कि रिवॉल्यूशन अकाउंट में डेबिट, मैंने कहा बेटा यही पकड़ना है, यहीं से पकड़ो। रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट होता तो जर्नल एंट्री में भी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट। जर्नल एंट्री कोई खेल है हमारे लिए, तो अब खेल है, कभी भी खिलवा लो, कभी भी बनवा दो। मैं लेटा हूं, मैं बैठा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, मैं सो रहा हूं, सोते सोते जगह के अरे 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 सुनो, रिवॉल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड डालनी पड़ रही है, कैसे? क्योंकि लॉस हो गया, एंट्री का रिवॉल्यूशन अकाउंट में डेबिट है तो जर्नल एंट्री में भी रिवॉल्यूशन डेबिट है। और क्या डेबिट हुआ? क्योंकि कोई लाइबिलिटी हुई थी, कोई सन्ड्री लाइबिलिटी थी। अब लाइबिलिटी का कोई भी नाम हो सकता है यहाँ पे, वो कम हो, सॉरी वो ज्यादा हो गई, बढ़ गई है, तो मुझे नुकसान हो गया था। तो बेटा आप सारी एंट्री आप खुद बनाएंगे। इतना ही कॉन्सेप्ट मुझे देना था बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड। अब मैंने आपको इतना समझदार बना दिया है कि आपकी बुक का कोई भी क्वेश्चन अगर जर्नल एंट्री का आ गया रिवॉल्यूशन से रिलेटेड तो ऐसे सोच लोगे। अभी बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया है जो आपको आता है, बस आपको याद दे देना बाकी है कि क्वेश्चन में कई बार यह कह दिया जाता है कि आपकी मार्केट वैल्यू और आपकी बुक वैल्यू, इनके बीच में जो डिफरेंस है, जो चेंजेस है, क्वेश्चन वाला कह देता है इनको रिकॉर्ड मत करो। क्वेश्चन कह देता है जो चेंजेस हैं इनको हम रिकॉर्ड करना नहीं चाहते। क्वेश्चन वाले कहना चाहते हैं अगर मेरी मशीन 50,000 की है, मार्केट में ये 40 की, देखो बेटा अभी 2 मिनट पहले बताया कि मेरी मशीन कोई मेरी पुरानी बैलेंस शीट में 50,000 लिखी हुई है और नई बैलेंस शीट में जब जाना है तो मार्केट में देखा तो 40 की थी। पार्टनर ने सिरे से खारिज कर, हम ना लिखे 40,000 की, हमारी तो 50 की है, 50 की रहेगी। मतलब हमारी 50,000 की मशीन पुरानी बैलेंस शीट में थी, हमने मार्केट में चेक किया नई वैल्यू 40 है, तो मुझे 40 लिखना चाहिए था क्योंकि 10,000 का लॉस हो गया था। पार्टनर कहते हैं हम लिखेंगे ही ना, हमें अपनी एसेट कम करके नहीं दिखानी, हमारी तो जितनी थी उतनी लिखी जाएगी। बताओ बेटा ये कोई तरीका है? गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप कहोगे गलत हो रहा है। मैंने आपको गलती को सही करने का तरीका बताया है, मैंने आपको हर बार जज बनवाया है, मैंने हर बार कहा है कि अगर कोई भी गलत होती चीज नजर आए, जब भी आपको कोई डिसबैलेंस होता नजर आए पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? कि अन्याय नहीं होने देना है। अब आप कहोगे कौन सा अन्याय है? मैंने कहा बेटा अगर ये इंक्रीज डिक्रीज नहीं चेक करेंगे, पुरानी वैल्यू ही नई वैल्यू बना देंगे, तो जो चेंज होने वाले थे वो लिखे ही नहीं गए, और जब चेंज होने वाले लिखे नहीं गए तो ना तो ये अकाउंट बना होगा, जब ये अकाउंट नहीं बना होगा तो जो लास्ट में एक प्रॉफिट निकल कर आता है ये भी नहीं निकल कर आया होगा, और जब ये प्रॉफिट नहीं निकल कर आया होगा तो जो ये ओल्ड रेशो में बढ़ता है ये बटा भी नहीं होगा, और नहीं बटा होगा तो बताओ जिस पार्टनर को पैसा मिलना था उसको मिला नहीं होगा। हो गया अन्याय या नहीं हो गया? आप कहोगे हो तो गया। हाँ अब आया समझ में, गड़बड़ हो गई। क्या करोगे बेटा? गेनिंग टू सैक्रिफाइस, मतलब उनके मना करने के बावजूद मैं कहता हूं ठीक है नहीं बनाएंगे, हम बैलेंस शीट बनाएंगे न्यू, नई बैलेंस शीट बनेगी, उस बैलेंस शीट में जो वैल्यू लिखी जाएंगी वो पुरानी वैल्यू ही न्यू वैल्यू लिख दी जाएंगी, वैल्यू में कोई चेंज नहीं करेंगे। हमने कहा अगर पुरानी वैल्यू 40 की जगह मशीन 50,000 की है तो 50 ही लिखेंगे, बेशक चाहे मार्केट में 40 की हो, कोई बात नहीं, लेकिन उससे होने वाले चेंज को रफ में लिख के चलेंगे, रफ अकाउंट बनाएंगे, जिसको हम कौन सा अकाउंट बोलेंगे बेटा? रिवॉल्यूशन अकाउंट अब भी बनेगा, लेकिन अब मेन पार्ट नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने जब मना कर दिया तो रिवॉल्यूशन अकाउंट क्यों बनाए? लेकिन मैं अपनी समझ के लिए, क्योंकि मैं इंसाफ करने के लिए पैदा हुआ हूं धरती पे, मैं उन कॉमर्स के लोगों के लिए जो कॉमर्स सीख लेते हैं और उसके बाद भी गलतियां करते रहते हैं, या जो बेचारे साइंस साइड के हैं या किसी और साइड के हैं और वो बिजनेस करते हैं और उनसे गलतियां हो जाती हैं, वो अपनी बातों पे अड़े रहते हैं, मैं उनको सही करने आया हूं।
मैं इतनी अकाउंट सीख चुका हूं कि मैं ऐसी गलतियां तो नहीं होने दूंगा कि अगर कोई पुरानी एसेट नई एसेट लिखी जानी चाहिए और पार्टनर के ये कहने की वजह से कि हम लिखना ही नहीं चाहते और उस प्रॉफिट या लॉस को मर जाने दें, मैं किसी को मरने नहीं दूंगा प्रॉफिट और लॉस को। किसी का मतलब बेटा मैं प्रॉफिट और लॉस को नहीं मरने दूंगा। मैं प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को उखाड़ के खड़ा कर दूंगा, अगर लॉस होगा तो उसको भी निकाल के लेकर आऊंगा और मैं साबित कर दूंगा कि फायदा नुकसान होता है और ये बटके रहेगा। चाहे तुम रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे दिमाग ही नहीं चल रहा। मेरा तो दिमाग में एक ही चीज घूम रही है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। अब तुमने पता नहीं कौन सा रिकॉन्स्टिट्यूशन सीखा है। अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हुआ है तो नई बैलेंस शीट लिखी जानी चाहिए थी, नई बैलेंस शीट में नई वैल्यू लिखी जानी चाहिए थी। लेकिन अगर तुम रिवाइज नहीं कर रहे अपनी बुक में पुरानी वैल्यू को तो कोई दिक्कत नहीं है, मत करो, मैं खुद से बनाऊंगा। मेरे सॉल्यूशन का पार्ट है बेटा, ये कहानी को कहानी मत समझना, ये सीरियस चल रही है बात। आपको फॉर्मेट बनाना है, आपको रफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं जिसको बेटा। और उससे आपको ये चेक करना होगा कि कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ रफ, और जो भी प्रॉफिट लॉस आया उसको चेक करो कि अगर हम इसको ऐसा करते, क्योंकि देखो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते तो प्रॉफिट आता, और प्रॉफिट आता तो ओल्ड रेशियो में बंटता, लेकिन इनकी नासमझी की वजह से फ्यूचर में भी ऐसे ही चला गया होगा, और जब फ्यूचर में प्रॉफिट निकल कर आएगा तो फ्यूचर वाले न्यू रेशियो में बटेगा। हो गया अन्याय या नहीं हो गया? तो ओल्ड माइनस न्यू गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो कोड में इसका आंसर देता हूं बेटा G2S। अब सब बच्चे समझ गए होंगे G2S का मतलब गेनिंग टू सैक्रिफाइस। बस बेटा इतना बहुत है। तो ये वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है। इस टॉपिक के बेटा जो भी बात आपको सही समझ में आई तो वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके बोल सकते हैं कि सर हमें ये समझ में नहीं आया था, हम दोबारा से आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। साथ में बेटा लाइक करके आप ये शो करें कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, तो आप अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।